नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में 3 मेट्रो परियोजनाओं को दी मंजूरी। बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण को भी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में 3 और हरियाणा में 1 चरण में होंगे विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर को नतीजे किए जाएंगे घोषित। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद कई वंचित तबकों को जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली बार मिलेगा अपने नागरिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में देशव्यापी विरोध जारी। देश भर के अस्पतालों में चिकित्सकों ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकाला मार्च। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग। कोलकाता के अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों के निशाने पर है ममता सरकार। भाजपा नेताओं ने सड़कों पर उतर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी निकाली रैली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और एसआरओ उपग्रह का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SSLV D3 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर की बात। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। अंतरिम सरकार द्वारा हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर दिया बल। सरकार ने केंद्रीय विभागों के कई सचिवों को बदला। राजेश कुमार सिंह होंगे रक्षा सचिव। विवेक जोशी को डीओपीटी में बनाया गया सचिव। मनोज गोविल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के होंगे सचिव। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन के साथ पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। भारत में अभी तक किसी भी मामले की पुष्टि नहीं। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया सम्मान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम की नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में भी 2 नए एयरपोर्ट को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 3 के जिन 2 कॉरिडोर को मंजूरी दी है, उनमें पहला कॉरिडोर 32.15 किलोमीटर का जेपी नगर से कैंपापुरा तक 21 स्टेशनों के साथ है, जबकि दूसरा 12.50 किलोमीटर का 9 स्टेशनों के साथ होसाहल्ली के से कदबागेरे तक होगा। आज बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ
ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। तीनों को मिला देने से आज का प्रोजेक्ट 44.65 किलोमीटर्स का है, विच इज़ अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, और टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर 29 किलोमीटर का होगा और इसमें 22 स्टेशन होंगे। सेकेंड आज प्रोजेक्ट मेट्रो का अप्रूव हुआ है ठाणे सिटी में। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। कैबिनेट ने पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना के स्वारगेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को भी स्वीकृति दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,954.53 करोड़ रुपए है। थर्ड बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है पुणे मेट्रो का। पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट लाइन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला देने से करीब टोटल आज ऑपरेशनल लेंथ 30 किलोमीटर्स के आसपास है और जुड़ जाएगा इससे और अनदर 30 किलोमीटर्स विल बी एडेड। इसके अलावा कैबिनेट ने 1,549 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एनक्लेव और 1,413 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से बिहार के बिहटा में नए सिविल एनक्लेव के विकास को भी मंजूरी दी है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट, उसको 1,413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहां पर बिहटा में डेवलप होगा। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 1 अक्टूबर को चुनाव कराने का फैसला किया है और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। हरियाणा would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी।
हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 सामान्य और अनुसूचित जात की 17 सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। हरियाणा में लगातार 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के बाद से उसे इस बार भी सत्ता में वापसी की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार खत्म हुआ जब चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले परिसीमन ने भी कई बड़े बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव उन लाखों लोगों के लिए मौका होगा जिन्हें अनुच्छेद 370 ने पिछले 6 दशकों से वोट करने के अधिकार से वंचित रखा था। Elections in J&K will be held in 3 phases. मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। यहाँ 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी अहम हैं। यहाँ 2014 में अंतिम बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, तब विधानसभा की 87 सीट हुआ करती थी। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता होंगे, जिसमें 3.71 लाख प्रथम बार मतदान करेंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पहली बार कई वंचित तबकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, जो पहले इससे महरूम रह गए थे। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित चुनाव आयोग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के दौरान जो जमहूरियत की नींव तैयार की गई है, उस पर अब विधानसभा चुनाव के माध्यम से मजबूत इमारत खड़ी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा का सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार भी लोकसभा चुनाव में हुए भारी मतदान के बाद अधिक से अधिक मतदान की उम्मीद की है। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल जारी है। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स ने दिल्ली के निर्माण भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स के डेलीगेशन के साथ 2 राउंड की बातचीत की। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कॉमन प्रोटेक्शन एक्ट सहित कई मांगे रखी। दूसरे राउंड की मतलब दूसरे दौर की बातचीत तकरीबन 2 घंटे तक चली, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टर्स के बीच कोई रास्ता नहीं निकला, जिसके बाद डॉक्टरों ने इस हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया। और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल में शामिल डॉक्टर अपर्णा से हमारे संवाददाता अमरिंदर गुप्ता ने विस्तार से बातचीत की।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद जिस तरह से डॉक्टरों में आक्रोश था, उसको लेकर लगातार 5 दिन तक स्ट्राइक करने के बाद आज डॉक्टरों की कम्युनिटी ने बहुत लंबे समय तक निर्माण भवन पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी कई मांग थी। उनकी जहां एक और मांग थी विमेन सेफ्टी को लेकर, इसके अलावा एक उनकी मांग थी कि सीपीए को लेकर गवर्नमेंट एश्योरेंस दे। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा हैं जो उस कमेटी में गई और उन्होंने मीटिंग की। मैम, ओवरऑल जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष मैं जानना चाहूँ तो क्या? निष्कर्ष ये है कि वो भी पॉजिटिव है, हमारी बात सुने, उन्होंने सब कुछ सुना। कोई इजी नहीं है कोई लॉ या कोई एक्ट को रिलीज़ करना। हमने उनकी शॉर्टकमिंग समझी, उन्होंने हमारी समझी, बट हमने उनको एक क्लियर कट मैसेज पास ऑन किया कि जब तक हमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस स्ट्राइक। तो ये मैसेज उनको हमने दिया। उन्होंने बोला कि वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ से डिस्कस करेंगे एंड जो वो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे हमारे लिए वो हमें कम्युनिकेट करेंगे। और हमने भी ये बोला कि जो भी हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई है एट ग्राउंड लेवल वो हम अपनी अपनी एसोसिएशंस में डिस्कस करके हमारा भी एक फाइनल ओपिनियन उनके सामने रखेंगे। विमेन सेफ्टी के साथ साथ कई अहम मुद्दे थे, कितनी आपकी मांगे थी मंत्रालय के सामने? प्राइम मांग तो यही थी एंड सिर्फ विमेन सेफ्टी नहीं, सेफ्टी ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स हमारा एजेंडा था, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से एक एस्पेक्ट से वो फुलफिल होता है। एटलीस्ट हमें सरकार से ये अश्योरेंस मिलती है कि दे आर ऑल्सो विद अस एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग इन आवर बेनिफिट। और सीपीए को लेकर जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी, तो उस पर क्या कुछ कमेटी या कुछ उन्होंने बोला है कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म करने के लिए? हाँ, उन्होंने बोला है कि दे आर विलिंग कि वो एक कमेटी बनाएंगे एंड वो कमेटी हमें विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हमें रिस्पॉन्स देगी एंड फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे चीज़ें काफ़ी टाइम लेती हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ फास्ट ट्रैक दीजिए जिससे हमें थोड़ा एट अ हायर पेस, एट अ बेटर पेस हमें रिस्पॉन्स मिले। ये थी डॉक्टर अपर्णा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से एक लंबी 2 राउंड की बातचीत हुई और उसमें जो दूसरा राउंड था उसमें आरडीए के 8 जो संगठन हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे की जो मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सीपीए को लेके, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे जिसमें वो कमेटी 3 महीने तक उन पहलुओं की जांच करेगी और उसके बाद निष्कर्ष देगी। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है या डॉक्टरों से जुड़ी हुई जो और मांगे थी उसको मंत्रालय ने हालांकि पूरी तरह से मान लिया है, लेकिन जो इनकी कॉन्क्रीट मांग थी, ओवरऑल जो 3 मेन मांगे थी, जब पूरी नहीं मानी गई तो इनका जो अभी का डिसीजन है कि ये लगातार स्ट्राइक जारी रखेंगे और हो सकता है आने वाले समय में फिर से स्वास्थ्य सेवाएं, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से देखा कि एक कोलकाता की बड़ी घटना के बाद जो आक्रोश था, तो आगे भी इन डॉक्टर्स का आक्रोश देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। देशव्यापी आक्रोश के बीच प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन में खुद सड़क पर आ गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बर्बरता पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यह राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का दौर जारी है। देश के प्रत्येक कोने से चिकित्सक एक स्वर में कोलकाता की इस विभत्स घटना का विरोध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चिकित्सकों के संगठनों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप और उसके बाद हत्या के बाद जिस तरह से डॉक्टरों में गुस्सा है और उसको लेकर इनका आक्रोश ये है कि अब ये सड़कों पे हैं। दिल्ली में इस वक्त जो निर्माण भवन के बाहर की तस्वीर है उसमें अगर बात करें तो दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए डॉक्टर इस समय अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
इधर घटना के सामने आने के बाद से भाजपा लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमने टीएमसी के इस पुलिस को, टीएमसी का पुलिस इसलिए बोला हूँ कि टीएमसी की पार्टी का ही एक पार्ट है। इनको बोला है आज कोई भी महिला जब हमारे रहते हुए गिरफ्तार आप नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार करना है हम लोगों को गिरफ्तार करिए, किसी महिला के ऊपर आ जाने हम नहीं देंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने आरजी कर में सीपीएम और भाजपा के नेताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। भाजपा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सच को छिपाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी को ये स्वीकार करना होगा कि महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई है। When she tries to threaten people who are posting a meme or cracking some sarcastic remark, it also shows the intolerance of the anarchist Mamata Banerjee. And this will not be tolerated in a vibrant democracy like ours. इस बीच मामले में जल्द खुलासे के लिए सीबीआई ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। इस संबंध में पूछताछ के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 4 पीजीटी डॉक्टर्स को सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक कोलकाता में बुलाया। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय की मेडिकल जांच भी कराई है। उच्च सटीकता वाले 3D लेजर स्कैनर के साथ सीबीआई की एक टीम घटनास्थल का डिजिटल ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता और प्रसेनजीत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अंतरिम सरकार द्वारा हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को और उनकी जो स्थिति है उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर यूनिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारी शक्ति फोरम द्वारा मौन विरोध प्रदर्शन नारी शक्ति मार्च का आयोजन किया गया। दिल्ली में मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक चलने वाले इस मार्च में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत और सक्रिय महिलाएं भाग ले रही हैं। इस मार्च में दिल्ली के विभिन्न वर्गों से लगभग 60,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू हुआ मार्च बाराखंबा रोड, टॉलस्टॉय रोड होते हुए जंतर मंतर पहुंचा, जहां सभी महिलाएं चेहरे पर ताला लगा काला मास्क लगाकर नारी शक्ति मार्च में शामिल हुईं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज और कई जानी मानी महिलाएं भी इसमें शामिल हुईं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं है। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हैं। यहाँ पर 60,000 से ज्यादा महिलाओं के एकत्रित होने के बारे में बताया गया है। ये महिलाएं दिल्ली के अलग अलग जगह से, अलग अलग संगठनों से आई हैं। पूरी नारी शक्ति मंडी हाउस पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों माओं पर, उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है, असहनीय है और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए पूरा देश एकजुट होकर
विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरे देश की महिलाएं एक साथ लगातार यही कहना है इन महिलाओं का कि महिलाओं की जो स्थिति है इस स्थिति को रोकने के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए ये मार्च हमने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकाला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात हुई। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए, ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हर सरकार अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो करें। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अब तक हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से सुयश शर्मा के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कई विभागों में सचिव स्तर पर नियुक्तियों को मंजूरी दी है। विवेक जोशी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश जोशी को रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी गई है। कटी किथला श्रीनिवास को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। मनोज गोविल को व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वंदना गुरनानी को कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बनाया गया। नीलम शम्मी राव को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सचिव बनाया गया है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दीप्ति गौर मुखर्जी को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का सचिव बनाया गया। दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। सुकृति लिखी को राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के लिए विशेष कार्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी गई। संजीव कुमार को रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव बनाया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी अमरदीप सिंह भाटिया को दी गई है। प्रशांत कुमार से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अशोक कुमार कलुआराम मीना को पेयजल में एवं स्वच्छता विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी नागराजू मद्दीराला को दी गई। पंकज कुमार मिश्रा को परमाणु ऊर्जा आयोग में वित्तीय सदस्य बनाया गया। सुनील पालीवाल को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया और विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक बनाया गया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी के स्मारक पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अनगिनत लोग याद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि हमारे नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जिएं। हम भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट में लिखा, देश में जब जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्र हित के प्रति निष्ठा और सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएंगे। एक तरफ जहां भाजपा की स्थापना के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रहित की वैचारिकी को लोकप्रिय बनाया, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में देश को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूती दी। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। नितिन गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित था। आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में गायक पवनदीप राजन ने भजन प्रस्तुत किए। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विशेष सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। भारत रत्न अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक जाने माने कवि भी थे। अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी कविताएं और भारतीय राजनीति में उनके मूल्य और उनके सिद्धांत सदैव हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अटल जी द्वारा किए गए प्रयासों को देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर धमकी छाती चमका हिंदुस्तान हवा। भारत ने आसमान में आज एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 03 की तीसरी और अंतिम डेवलपमेंटल फ्लाइट से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर दिया। इससे धरती की हलचल का पता चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफल प्रक्षेपण ने ये साबित कर दिया कि भारत माइक्रो, मिनी और नैनो उपग्रह भेजने में सक्षम है। प्रक्षेपण यान के सभी 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। Talked much about the design features of SSLV. It is a much more simpler design compared to regular rocket. It uses more cost-effective inertial systems. The entire navigation process is different. Its ability to place small satellites is very crucial. It's all based on solid stages with a small liquid trimming upper stage. So the entire architecture and design of SSLV is entirely different than the regular liquid based rockets. And in such rockets, to get a precise injection is always tricky. That is an issue that we faced in the first mission. Though we placed the satellite, the precision was slightly an issue. So we solved all the problem, made 2 successful missions, and completed the development program. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा,
एक उल्लेखनीय उपलब्धि। इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों और उद्योग को बधाई। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत के पास अब एक नया प्रक्षेपण यान है। लागत अनुरूप SSLV अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता JP नड्डा ने SSLV की तीसरी विकास उड़ान के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि इस मिशन ने लचीले सौर पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है। इस प्रक्षेपण ने गगनयान परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एवियोनिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत दोनों संस्थाएं कार्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के संसाधनों को आपस में साझा करेंगे। संसद टीवी और प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों और आर्काइव फुटेज भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा संसद टीवी का प्रसारण अब दूरदर्शन के सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से और OTT प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। सार्वजनिक प्रसारकर्ता प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच अहम समझौता हुआ है। दोनों संस्थानों के बीच शुक्रवार को MOU पर दस्तखत किए गए। प्रसार भारती और संसद टीवी अब एक दूसरे के एक्सक्लूसिव कंटेंट और कवरेज को साझा कर सकेंगे। संसद टीवी के CEO रजित पुन्हानी और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत किए गए। इस MOU का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। अब आने वाले दिनों में प्रसार भारती संसद टीवी के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी देगा। इसके साथ ही तकनीक की साझेदारी भी की जाएगी। प्रसार भारती भविष्य में अपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी संसद टीवी चैनल को जगह देगा। दोनों संस्थान एक दूसरे के आर्काइव फुटेज को भी साझा कर सकेंगे। संसद टीवी अब प्रसार भारती की PB शब्द सेवा का भी लाभ उठा सकेगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर संसद टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफी लाभ होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक प्रसारकर्ता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश भर में खबरें और मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और इसकी देश के दूर दराज के इलाकों तक में घर घर तक पहुंच है। संसद टीवी और प्रसार भारती के बीच MOU पर हस्ताक्षर के दौरान दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, DD न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित प्रसार भारती और संसद टीवी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में होगी। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार की शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा महासचिवों की भी बैठक हुई। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया है। कंतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। – 2022 में रिलीज हुई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को चुना गया राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। कांतारा ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी हासिल किया। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। अट्टम ने बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार भी हासिल किया। मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का दम दिखाया और गुलमोहर के लिए उन्हें स्पेशल मेंशन मिला। गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म भी घोषित किया गया। अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया नित्या मेनन ने फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए। ये पुरस्कार उनके साथ साझा किया मानसी पारिक ने, जिन्हें गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए पुरस्कार दिया गया। कच्छ एक्सप्रेस ने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज का पुरस्कार भी हासिल किया। ओ धर्मेश भाई, घर वाली के इतने लाड भी मत करो कि कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया है। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पवन मल्होत्रा ने हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए हासिल किया। पुनियन सेल्वन भाग 1 ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए प्रीतम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का, तो अरिजीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार हासिल किया। KGF 2 ने बेस्ट एक्शन डायरेक्टर और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार जीता। पुरस्कारों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव वृंदा देसाई की उपस्थिति में इस वर्ष की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष राहुल रवेल, गैर फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष नीला माधव पांडा और सिनेमा जूरी पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के अध्यक्ष गंगाधर मुदलेर ने की। The 70th National Film Awards are being given in 27 categories in feature film section, 15 categories in non-feature film section and 2 categories in the best writing on cinema. हम नॉन फीचर को, डॉक्यूमेंट्रीज हो या शॉर्ट्स हो, ऐसे फिल्मों को दें जिससे दूसरे लोग इस अवार्ड से इंस्पायर्ड हों, ताकि और ऐसे फिल्म बने। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार सिद्धांत सरीन निर्देशित आईना को मिला। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। भारत की इन खूबसूरत कहानियों को मिला ये राष्ट्रीय सम्मान भारतीय सिनेमा के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। देश 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इससे पहले आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीधर चौधरी ने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल का विमोचन किया। इस पोर्टल से कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यापक डेटा मिलेगा, जिसमें नवीनतम तकनीक के माध्यम से मौसम की जानकारी सहित फसलों के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। अन्नदाताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कृषि DSS अपनी तरह का एक भूस्थानिक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशयों के भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सहित व्यापक डेटा तथा सहज पहुंच प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी सूची
रद्द कर दी। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 माह के अंदर नई सूची जारी करनी होगी। नई सूची बनने से पिछले 4 साल से जो शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने जर्मनी से अपने एरी सिल्क के लिए प्रतिष्ठित ओकोटेक्स प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल क्षेत्र के पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाएगी बल्कि एरी सिल्क को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ वस्त्र के रूप में भी स्थापित करने में मददगार साबित होगी। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जहां पड़ोसी बांग्लादेश में फैली अशांति के बाद बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर कड़ी पहरेदारी तो कर ही रहे हैं, वहीं फेंसिंग लाइन पर मधुमक्खियों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। कैसे, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां बीएसएफ के जवान मुस्तैद होकर पहरेदारी कर रहे हैं। साथ ही बीएसएफ ने इन मधुमक्खियों के बॉक्स को फेंसिंग लाइन पर लगा रखा है, जिससे भारत में घुसपैठ को रोकने में मधुमक्खियां मददगार साबित हो रही हैं। गौरतलब है कि जब कोई घुसपैठ या फेंसिंग लाइन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो बॉक्स हिलने से मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। इसलिए बीएसएफ ने इन मधुमक्खियों को मधुमक्खी योद्धा का नाम दिया है। दरअसल बीएसएफ ने देश के फर्स्ट विलेज के ग्रामीणों को स्वरोजगार के विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया और फिर आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षित ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती को शुरू किया। तो वहीं बीएसएफ की ओर से फिश पॉड बनाकर ग्रामीणों को दिया गया, जहां ग्रामीण मछली पालन कर रहे हैं, जिसको प्रशिक्षित ग्रामीण उचित मूल्य पर बाजार में बेच रहे हैं। इससे यहाँ के ग्रामीणों को स्वरोजगार मिलने के साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय लोग बीएसएफ के इस काम की सराहना कर रहे हैं। बीएसएफ ने हम लोग का जो सिखाया, जो फूल पौधा से जो बिक्री करके मतलब फूल कैसा बनाना है, कैसा फूल से कौन सी चीज निकालता है, कहाँ बिक्री करना है, कैसा करना है, ये सब बीएसएफ ने 32 बैटलियन ने हम लोग का पूरा गाँव वाला का ऐसे ही मतलब सिखाया। वहीं मधुमक्खी एवं फूलों की खेती से जुड़े ग्रामीण काफी खुश हैं और अब दूसरे सीमावर्ती गांवों के लोग भी बीएसएफ की इस नायाब पहल से जुड़ने की दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारी गाँव का अनएजुकेटेड पर्सन, हर आदमी वो खेती के ऊपर ही निर्भरशील, जो खेती का टाइम से हर टाइम से काम नहीं था, तो जो ये काम होने के बाद हमारे लिए गाँव वाला का कोई रोजगार भी हो रहे, अर्निंग सोर्स भी बढ़ रहे। बीएसएफ ऐसा काम करेगा हमारा इधर पता ही नहीं, कभी नहीं देगा। हमारा जो गरीबी है सर, गरीबी थोड़ा हट गया, पैसा मिलता है सर 250-300 रुपये मिलता है, ये भी हमारा अच्छा है। पहले तो 250 रुपये मिलता ही नहीं। यहाँ पे 2 किलोमीटर के अंदर रजनीगंधा और भी आयुर्वेदिक प्लांट लगी है, वो हम सब देखते हैं और 150 रुपये भी हम बिकता है बाजार में। उम्मीद है कि बीएसएफ की इस पहल से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने के साथ ही ग्रामीण एवं सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मददगार भी साबित होगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पश्चिम बंगाल। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों के बाद अब ये अन्य देशों में फैलने लगा है। पाकिस्तान में इस साल का पहला एमपॉक्स का मामला सामने आया है। हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक शख्स में इस वायरस की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस वायरस को कोई नया वेरिएंट देश में नहीं आया है। इससे पहले अफ्रीका से बाहर स्वीडन में भी एमपॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलती है। इस बीच अपोलो अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर एस चैटर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपॉक्स, जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, ये एक वायरल बीमारी है जिसके लक्षण दाने, बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा
और सूजी हुई लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है। ये पहले अफ्रीका में ही लिमिटेड होता था, बट इस बार ये दूसरे देशों में भी पाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। ये मेनली गले में खराश, बदन में दर्द, सर दर्द, बट उसके बाद बॉडी में रैश या ब्लिस्टर्स बनते हैं और लिम्फ नोड की गांठें बनती हैं शरीर में। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है। और थाईलैंड की पॉपुलिस्ट फेउथाई पार्टी की नेता और बिजनेसवुमेन पेंटोंगटान शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था और आज वो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। पेंटोंगटान थाईलैंड के इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनकी उम्र सिर्फ 37 साल है। पेंटोंगटान थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री और बिजनेसमैन थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं और साथ ही थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले उनकी ही बुआ यिंगलक शिनावात्रा थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। संसद की मंजूरी के बाद फेउथाई पार्टी के नेता पेंटोंगटान शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं। पेंटोंगटान पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी है, साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला भी। इससे पहले उनकी बुआ यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पेंटोंगटान के पक्ष में 319 जबकि विपक्ष में 145 वोट पड़े। बहुमत के लिए उन्हें 249 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इससे 2 दिन पहले देश की सुप्रीम कोर्ट ने श्वेता थाविसिन को नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया था। श्वेता थाविसिन की बर्खास्तगी के बाद पार्टी ने पीएम पद के उनके नाम को आगे बढ़ाया। मेरी टीम मजबूत, अनुभवी और दृढ़ निश्चयी है और हम समान विचार साझा करते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे मैं अत्यधिक महत्व देती हूँ। पेंटोंगटान एक बेहद ताकतवर राजनीतिक परिवार से आती हैं। एक वक्त में देश की राजनीति में उनके परिवार का काफी दबदबा हुआ करता था। हालांकि सियासत की पेचीदगियों का उन्हें कोई खास अनुभव नहीं है। वो ऐसे समय में सत्ता संभाल रही है जब राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हैं। लंदन से पढ़ाई करने वाली पेंटोंगटान सियासत में आने से पहले अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाती थी, लेकिन साल 2021 में उन्होंने सियासत में कदम रखा। 2023 में पार्टी की नेता चुनी गई। 2023 में हुए चुनाव में पेंटोंगटान की पार्टी फेउथाई पार्टी दूसरे स्थान पर थी। पेंटोंगटान फेउथाई पार्टी के चुनाव प्रचार में मुख्य चेहरा थी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि उनके परिवार ने जनता पर अपनी पकड़ खो दी है। लोकतांत्रिक सुधारों के वादे के साथ चुनाव में उतरी मूव फॉरवर्ड पार्टी पहले स्थान पर थी, लेकिन सेना द्वारा चुने गए सीनेटरों ने जब मूव फॉरवर्ड पार्टी को सरकार बनाने से रोक दिया तो फेउथाई पार्टी को मौका मिला। हालांकि पार्टी ने जब सेना की मदद से सत्ता संभाली तो पेंटोंगटान प्रधानमंत्री उम्मीदवार की दौड़ से बाहर दिखी। हम अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार की उम्मीद करते हैं ताकि सब कुछ आगे बढ़ सके। फेउथाई पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद उनके पिता थाकसिन 15 साल के निर्वाचन के बाद थाईलैंड लौट आए। श्वेता को प्रधानमंत्री चुने जाने से कुछ घंटे पहले वो थाईलैंड पहुंचे। थाकसिन 2001 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान 2006 में उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था। उनकी स्वदेश वापसी सेना के साथ हुए समझौते के तहत ही संभव हो पाई। अब रूढ़िवादी पार्टी के लोग फेउथाई पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। जून में उन पर राजशाही का अपमान करने का मुकदमा दायर किया गया था। थाकसिन की बहन यिंगलुक ने 2011 के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्हें भी अदालतों ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्हें भी तख्ता पलट का शिकार होना पड़ा था। वह अब निर्वासन में रह रही है।
इजरायल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने और शेष बंधकों को छुड़ाने के लिए दोहा में जारी युद्ध विराम वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। वार्ता के दूसरे दिन मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन ने नया गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया है। इन देशों का मानना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच की खाई को कम करना है। मध्यस्थ देशों के वरिष्ठ अधिकारी अब एक सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए सप्ताह के अंत तक फिर से मिलेंगे। बयान में कहा गया कि बातचीत गंभीर और रचनात्मक थी और सकारात्मक माहौल में आयोजित की गई। हालांकि समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक हमास ने प्रस्तावित गाजा समझौते की नई शर्तों को खारिज कर दिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि अमेरिकी प्रशासन झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि मध्यस्थों और अमेरिका के दबाव के कारण हमास 27 मई को प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर लेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारतीय सेना के खिलाड़ियों को साउथ ब्लॉक में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। भारतीय दल ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, जिसमें भारतीय सेना के सब मेजर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए भाला फेंक में एकमात्र रजत पदक जीता। भारतीय सेना ने देश में खेल प्रतिभाओं को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि IA खिलाड़ी उत्कृष्टता के लिए अपनी खोज जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर 97 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 160 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से शामार जोसेफ ने 33 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।